नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये पूरा मामला जो अब सुर्खियों में। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से 51 शिक्षक भर्ती किए गए। विभाग ने शिक्षकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मेडिकल बोर्ड जांच में फर्जी प्रमाण पत्र का खुलासा किया गया है। मेडिकल बोर्ड जांच में इसका खुलासा हुआ है। आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। फर्जी प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला, जिसमें 50 से ज्यादा शिक्षकों ने इसका फायदा उठाया है। हालांकि 50 से ज्यादा शिक्षक की जाएगी। इनका मेडिकल रिपोर्ट भी खंगाला जा रहा है। तो शिक्षा विभाग में फर्जी घोटाला सामने आया है। दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर 50 से ज्यादा शिक्षकों ने भर्ती किया है। और ये भर्ती का पूरा मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सख्त चेतावनी भी दे चुके हैं इस पूरे मामले पर। मेडिकल रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं। अब आगे की कार्रवाई भी सामने आएगी। विभाग ने शिक्षकों को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। कुछ दिनों का ये वक्त दिया गया है। मेडिकल बोर्ड जांच में फर्जी प्रमाण पत्र का ये खुलासा हुआ है। कई रिपोर्ट भी सामने आए हैं। देहरादून में शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, जिसका खुलासा हुआ है। 50 से ज्यादा शिक्षक है जो इस फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए यहाँ पर भर्ती कर चुके हैं और नौकरी हासिल किया है इन्होंने, जिनको ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी बस नोटिस दिया गया है और जवाब तलब किया गया है। तो शिक्षकों का ये पूरा मामला, भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसमें अब सरकार और प्रशासन बेहद सख्त है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से 50 से ज्यादा शिक्षकों ने भर्ती लिया है, नियुक्त किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने ये नोटिस जारी किया है, जवाब भी मांगा गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में विभिन्न वर्षों में हुई शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में दिव्यांगता कोटे से अपात्र भी भर्ती हो गए हैं, जो कि दिव्यांग नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर, मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर उन्होंने ये नियुक्ति पाई है। इसके लिए अब शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। इस याचिका के आधार पर साल 2022 में राज्य मेडिकल बोर्ड की ओर से कुछ शिक्षकों ने दिव्यांगता के प्रमाण पत्रों की जांच की गई है और ऐसे में अब शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित इस खबर पर। रजनीश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ उसमें कहा गया? श्रुति, मैं आपको बता दूं कि ये हास्यास्पद है कि सन 2022 का पूरा मामला है, जिसमें पाया गया था कि ये फर्जी डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र लगाकर 51 शिक्षक भर्ती हो चुके हैं। जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इनका परीक्षण कराया जाए। फिर मेडिकल बोर्ड का गठन होता है, उसमें परीक्षण करके पाया जाता है कि ये 51 ऐसे शिक्षक भर्ती हुए हैं जिन्होंने जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी जो लगाया है वो फर्जी है। तो फर्जी पाए जाने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले ये ठंडे बस्ते में डाल दी गई कार्रवाई, शिक्षा विभाग हरकत में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब इसके अंदर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके हरकत में आनन फानन में 51 ऐसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र दिव्यांगता के फर्जी पाए गए हैं, उनको नोटिस इशू किया गया और कहा गया है कि जल्दी अपने प्रमाण पत्र के साथ आप लोग शामिल होइए आयोग के सामने और अपना पक्ष रखिए, नहीं तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर लेकिन ऐसे में सवाल ये है रजनीश कि इससे पहले शिक्षा विभाग क्यों सोया हुआ था, क्यों नींद नहीं टूटी है? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही? और ये भी बताइए कि नोटिस का जो जवाब देना है शिक्षकों के लिए। देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि ये जो नोटिस सर्व किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा,
वो ये तत्काल प्रभाव से, इसमें मतलब मियाद 1 हफ्ते की दी गई है, तत्काल प्रभाव से अपने प्रमाण पत्र के साथ आप लोगों को आयोग के सामने प्रस्तुत होना है और अपना पक्ष रखना है, क्योंकि 51 मेडिकल बोर्ड में जांच में पाया जा चुका है कि ये फर्जी प्रमाण पत्र हैं, तो लिहाजा उनकी नियुक्ति रद्द होनी है। अब ये है कि कैसे वो नहीं है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप दे सकते हैं कि आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर जो आपने बनवाया, ये हमारी मेडिकल रिपोर्ट में जो जांच हुई है उसमें फर्जी पाया गया है। आपका क्या कहना है? आपका अपना पक्ष रखना है। मान लीजिए जो इतने दिन से इन्होंने वेतन भी लिया है, तो फर्जी नियुक्ति पत्र जब इनकी नियुक्ति मानी जाने के बाद इनसे रिकवरी भी की जा सकती है। तो सरकार से सैलरी ली है, जो प्रॉपर्टी बनाई होगी, तो वो सब रिकवर भी सरकार कर सकती है कि आपने सरकार को धोखे में रख के फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की है। बहरहाल पहले इसमें शिथिल कार्रवाई चल रही थी, शिक्षा चूंकि ये उजागर हुआ था, तो उसके बाद तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन एक एनजीओ जाती है जो हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तब ये जांच होती, तब पता चलता है कि 51 ऐसे टीचर्स हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र उन्होंने हासिल किया है उस पर उनको नौकरी मिल गई है, तो अब उनको हटाया जाना चाहिए। तो कार्रवाई जिसको लेकर 5 जनपद है उत्तराखंड के कुल 13 जनपदों में, जहां पर ये शिक्षकों की नियुक्ति। रजनीश, अब दोबारा से ऐसे मामले सामने ना आए, ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने क्या कुछ रूपरेखा तैयार किया है? देखिए श्रुति, शिक्षा विभाग हो या कोई भी नियुक्ति विभाग हो, उसकी एक प्रपत्र की सूची होती है कि इतने एनक्लोजर्स आपको देने, आपको अपने प्रमाण पत्र वहां पर जमा कराने हैं। तो प्रमाण पत्र जमा होते हैं, उसकी जो प्रामाणिकता है वो पहले जांची जाती है और उसके आधार पर आगे नियुक्ति बढ़ाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेशंस बनवाए गए, ये गलती पहले ग्राउंड जीरो पे हो गई। जो सर्टिफिकेट जब इनको जारी किए गए, जो सर्टिफिकेट ही नहीं जारी होते तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं होता। तो शुरुआत में जो इंटेंशन गलत थी, जो फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए, तो इसमें नीचे तक भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये प्रमाण पत्र किसने जारी किए और किस आधार पर जारी किए, जब उनकी डिसेबिलिटी ही गलत पाई जाती है। बिल्कुल, ऐसे में अभी कार्रवाई जारी है, क्या कुछ जवाब दिया जाता है रजनीश, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। रजनीश, आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते आगे। राज्यपाल और सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह का हरिद्वार दौरा है। उत्तराखंड में उच्च शोध पीठ और विद्वानों से मुलाकात करेंगे। संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे गवर्नर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर शामिल होंगे गवर्नर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल पहुंचने वाले हैं हरिद्वार और जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, कितने बजे हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल? देखिए, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 11:50 का समय है, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर जो है रिटायर्ड जो जनरल हैं राज्यपाल, वो वहां पर पहुंचेंगे। शहीदी दिवस का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो विद्वान जन है उनके साथ संवाद कार्यक्रम भी है और इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो चूंकि आज पूरे देश में जो शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है वो मनाई जा रही है, लेकिन सरकारी अवकाश को जरूर शिफ्ट कर दिया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो। आज की जो उस बढ़ा के शिफ्ट करके कल कर दिया गया है, लेकिन जो उस उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम है वो सूचित दिल्ली शामिल होंगे। तो काफी अहम एक कार्यक्रम है जिसमें गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे में 12 बजे के करीब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल, क्योंकि तमाम तैयारियां की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां, रजनीश? देखिए, प्रशासन चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, सीएम का कार्यक्रम है और लिहाजा गवर्नर भी आ रहे हैं, तो उनके पूरे प्रोटोकॉल वहां पर पालन किया जाए। डाइवर्सिफाइड कर दिया गया है ट्रैफिक डाइवर्जन को, कि हैवी व्हीकल्स उस जो स्पॉट है जहां पर पहुंच रहे हैं वहां से डाइवर्ट कर दिए गए। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं कि सीएम का जो तय कार्यक्रम है वहां पर लोगों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सिख समाज के लोग भी काफी ज्यादा तादाद में वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम जो गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर आयोजित हो रहा है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें विद्वान जनों के साथ भी संवाद कार्यक्रम भी बिल्कुल, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है रजनीश। ऐसे में क्या सिख समुदाय को कोई सौगात भी दी जाएगी आज? उम्मीद की जा रही है सिख समुदाय को कोई सौगात दी जा सकती है, क्योंकि सभी लोग अपने जो विशेष पर्व होता है उसमें जो मुखिया हैं अपने राज्य के उनकी तरफ टकटकी लगा के देखते हैं कि उनके समाज और उनके लोगों के लिए, उनके उत्थान को लेकर राज्य सरकार
जो कदम उठा रही है उसके अलावा क्या कुछ खास करती है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस कार्यक्रम में थोड़ी ही देर में सीएम और गवर्नर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे हरिद्वार, और क्योंकि आज कई आयोजन है जिसमें वो भाग लेंगे, शामिल होंगे। गुरु तेग बहादुर जी की जो जयंती है उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, रजनीश उसमें भाग लेंगे। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? देखिए, जैसा कि श्रुति मैंने आपको बताया, सीएम पहले से दिल्ली में थे। दिल्ली के बाद आज देहरादून पहुंच रहे हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो शासकीय कार्य है उसके लिए भी उनका समय आरक्षित है, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, जिसको लेकर जो कैंप कार्यालय है मुख्यमंत्री का, उसमें उनका टाइम जो है नियत किया गया है कि वो शासकीय कार्य को आगे पत्रावली निस्तारण में रखेंगे अपने समय। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रगति मैदान नई दिल्ली में भव्य आयोजन हुआ है। व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई। उत्तराखंड में शुरू हुआ है ऑपरेशन कालनेमी का। यहां पर जिक्र किया गया है विकसित उत्तराखंड बनाने के विकल्प रहित संकल्प को दोहराया भी गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे इस मेले का कितना भव्य आयोजन। वही देहरादून आ रही फ्लाइट से टकराया है पक्षी। मुंबई से देहरादून आ रही फ्लाइट से पक्षी टकराया है। इंडिगो की फ्लाइट से टकराने से काफी फ्लाइट को नुकसान भी हुआ है। पक्षी के टकराने से विमान के अगले हिस्से को नुकसान हुआ है। लैंडिंग से पहले ये हादसा विमान से टकराया है पक्षी। एयरबस 320 प्लेन में 180 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में सभी हवाई यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान मरम्मत के लिए एयरपोर्ट पार्किंग में लगाई गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिगो फ्लाइट से पक्षी के टकराने की जो घटना है वो सामने आई है। विमान मरम्मत के लिए एयरपोर्ट की पार्किंग में उसे लगाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि 180 से ज्यादा यहां पर यात्री सवार थे। किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में मदरसों में वंदे मातरम पढ़ाया जाए, और इसी मुद्दे पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने एक बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर एक सराहनीय कदम उठाया है, और अब मदरसों में भी पहली पाली में उत्तराखंड का, और इसको लेकर शम्स ने इसे देश प्रेम जगाने का बेहतरीन मौका बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर सरकार मुस्लिम बच्चों के अंदर भी भारत माता के प्रति सकारात्मक भाव और मां के प्रति सम्मान पैदा करना चाहते हैं, साथ ही कहा कि इसे देश में सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, अगर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं कि मदरसों में भी वंदे मातरम को पढ़ाने की बात आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया, और अब मदरसों के अंदर भी फर्स्ट हाफ में उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ा जाएगा। तो उत्तराखंड का आम बच्चा जो पढ़ रहा होगा वो अब मदरसों का बच्चा भी पढ़ेगा। और अगर उस शिक्षा के साथ सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चों को भी माँ के प्रति, भारत माता के प्रति उनके अंदर कुछ पॉजिटिव जज्बा और पैदा, कोई खराबी नहीं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ है ये पूरा मामला, और शादाब शम्स ने क्या कुछ बयान दिया है, कितनी जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है? देखिए, अब जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत उत्तराखंड में खास तौर पर ये नियम लागू किया गया है कि तमाम जो बच्चे हैं वो वंदे मातरम का जो गीत है वो गाएंगे सुबह जो प्रेयर होती है उसमें। उसके साथ ही जो मदरसा
बोर्ड है मदरसे, तमाम मदरसे थे, वहां पर भी इसको लागू करने की बात कही जा रही थी। हालांकि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म कर दिया गया है और तमाम जो भी मदरसे हैं उनको स्कूलों में तब्दील कर दिया गया और वहां पर भी अब जो है आम शिक्षा की जाएगी। जो उत्तराखंड बोर्ड की जो सिलेबस है वही पढ़ाया जाएगा। तो वंदे मातरम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे थे कि मदरसों में अगर वंदे मातरम का गीत गाया जाएगा तो कई लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने इस बात को यहाँ पर रखा और कहा कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि पहले जो हमारे आंदोलनकारी थे, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो भी वंदे मातरम का गीत गाते थे। तो ये वंदे मातरम को सिलेबस में कब ऐड किया जाएगा, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है मदन? और विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कहीं ना कहीं सियासत तो देखने को मिली थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू कर दिया है और जो भी जितने भी स्कूल हैं उत्तराखंड में वहां पर ये वंदे मातरम का गीत प्रार्थना में गाया जाएगा और इसको लेके एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। 26 तारीख को यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि 20 लाख बच्चे जो है सामूहिक गायन ये गाएंगे, वंदे मातरम का गीत गाएंगे। तो वहीं अब जो मदरसे हैं वहां पर भी इस गीत को गाने की बात कही गई है और इसका कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा विरोध देखने को भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने इस बात को कहा भी कि मदरसों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि वंदे मातरम की जगह उसको उर्दू में पढ़ाया जाए, माँ तस्लीमा करके उन्होंने इसको जो है अनुवाद किया था। किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे तो लोग बड़े दिल से, बड़े शौक से इसको पढ़ेंगे और इसको बोलने। चलिए अब देखना बेहद दिलचस्प होगा मदन, जो मांग की जा रही है क्या उसे पूरा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश बदला गया है। आज की जगह 25 नवंबर को रहेगी छुट्टी और उत्तराखंड सरकार ने यह आदेश खुद जारी किया है। ऐसे में कई जगहों पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है। जहां कार्यक्रम का आयोजन है वहां लोग पहुंच भी रहे हैं। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का जो अवकाश है वो बदला गया है। आज की जगह 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी और उत्तराखंड सरकार ने ये खुद इसके लिए आदेश भी जारी किया है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के श्री कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम दौर में है। आज पंच पूजा के चौथा दिन मंदिर परिसर में विराजित मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। मां लक्ष्मी से श्री बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह में शीतकाल के लिए श्री हरि नारायण प्रभु के सानिध्य में विराजमान होने की प्रार्थना करेंगे। कपाट बंद होने से पहले आज श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर को गेंदे, चंपा, चमेली आदि के फूलों से भी सजाया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है मंदिर परिसर को। शीतकाल के लिए बंद होगा बद्रीनाथ धाम और कपाट बंद होने से पहले जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार चरम पर। भगवान बद्री विशाल के श्री द्वार जो कपाट मंगलम होने के लिए अब महज एक दिन का शेष समय बाकी है। इस बीच जो है वैदिक परंपराएं जो भगवान बद्री विशाल के पंच पूजाएं का जो दौर है वो आज चौथे दिन में पहुंच चुका है। चौथे दिन आज मां लक्ष्मी को जो अर्धांगिनी है भगवान बद्री विशाल की, उन्हें जो है निमंत्रण भेजा जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है कि आइए जो शीतकाल में भगवान बद्री विशाल के सानिध्य में रहिए। तो इस परंपरा का निर्वहन के लिए जो है आज डेमरी पंचायत को निमंत्रण दिया जाएगा। मुख्य पुजारी रावल जो है लक्ष्मी मंदिर में पहुंचेंगे और निमंत्रण देंगे और इस खुशी में जो है बद्रीपुरी में आज कढ़ाई उत्सव का जो आयोजन किया जाएगा। कढ़ाई उत्सव के आयोजन के बाद जो है कल 5वें दिन पंच पूजा के आखिरी दिन जो है जो अन्य जो प्रक्रियाएं, वैदिक प्रक्रियाएं वो संपन्न होंगी और शुभ मुहूर्त में दोपहर बाद जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है कल विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए बंद होंगे। प्राइम न्यूज के लिए बद्रीपुरी से संजय। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।